हिंदी भाषा भाग 5 लेके आया हूँ आज, ठीक है। इससे पहले हमारे भाग 4 कंप्लीट हो गए, ठीक है, जिसमें हमने भाषा के बारे में पढ़ा और हमने क्या वर्णों के बारे में पढ़ा, स्वर व्यंजन हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने शब्द रचना के बारे में पढ़ा। जो भाग चौथा था हमारा शब्द रचना के बारे में था। मैंने क्या बताया कि वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। किसके सार्थक संघात? वर्णों का क्या होना चाहिए, सार्थक संघात होना चाहिए, ठीक है। शब्द के मैंने आपको दो रूप बताए थे, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द, ठीक है। तो वर्णों का कैसा संघात होना चाहिए, सार्थक संघात होना चाहिए। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन आदि, ठीक है, ये सार्थक संघात है। अगर हम इन्हें उल्टा कर दो, राम को तो मरा हो जाएगा, ठीक है, श्याम को उल्टा कर तो माश हो जाएगा, तो ये क्या है, ये निरर्थक है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, वर्णों का सार्थक संघात को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। तो हम बात किसके बारे में करेंगे आज, वाक्य रचना के बारे में, ठीक है। वाक्य रचना के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और वाक्य के भेदों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो वाक्य कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार से, ठीक है। अर्थ के अनुसार वाक्य हो गया, रचना के अनुसार वाक्य हो गया और प्रयोग के अनुसार वाक्य हो गया, ठीक है। एक तो वाक्यों के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं और दूसरे विराम चिन्ह जानेंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है विराम चिन्ह, ठीक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं वाक्य रचना के बारे में, ठीक है। क्या बोला कि शब्दों के सार्थक संघात को वाक्य कहते हैं। किसके सार्थक संघात होना चाहिए, शब्दों का सार्थक संघात होना चाहिए। तो हमने शब्दों का सार्थक संघात को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों का सार्थक संघात होता तो शब्द कहेंगे, ठीक है। और शब्दों का सार्थक संघात बनेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। देखो एक दूसरे से रिलेट करके चलना है, ठीक है, कोरिलेट करके चलना है। देखो वर्णों का सार्थक संघात बनेगा तो शब्द बन जाएंगे, ठीक है। शब्दों का सार्थक संघात होगा तो क्या बनेगा, वाक्य बनेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, शब्दों का क्या है, सार्थक संघात है। वहां पे क्या था, वर्णों का सार्थक संघात एक ही था ना। जैसे मैंने वर्णों का सार्थक संघात में क्या बताया था कि जैसे मैंने राम, श्याम बताया था, ठीक है। तो शब्दों के अब यहाँ पे शब्द जुड़ गए हैं, ठीक है। बच्चे हो गया, पढ़ हो गया, रहे हैं, ठीक है। इतने शब्द जुड़ गए हैं, 4 शब्द जुड़ गए हैं। इनके सार्थक संघात को क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे, ठीक है। जैसे क्या, बच्चे पढ़ रहे हैं, सार्थक संघात है तो इसे क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे, ठीक है। दूसरा है बिजली का संवेग पुनः हो गया। क्या बोल रहा है कि बिजली का संवेग पुनः हो गया, ठीक है। शब्दों से मिलकर क्या बन गया, वाक्य बन गया, ठीक है। और कैसे है, सार्थक है, तो इसे क्या कहते हैं, हम वाक्य कहते हैं। तो आइए इसके भेदों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। वाक्य के भेद, ठीक है। तो मैंने बताया कि वाक्य के भेद 3 रूप में होते हैं, ठीक है। अर्थ के अनुसार वाक्य, ठीक है, रचना के अनुसार वाक्य और प्रयोग के अनुसार वाक्य। तो ठीक है, आइए बात कर लेते हैं अर्थ के अनुसार वाक्य के बारे में, ठीक है। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, जिसमें पहला है विधिवाचक वाक्य, ठीक है। क्या, विधिवाचक वाक्य। आइए इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो जिस कथन में स्वीकारात्मकता हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। क्या बोल रहा है कि जिस कथन में ना स्वीकारात्मकता हो, मतलब जिस कथन में क्या होने का बोध हो, स्वीकार होने का बोध हो, उसे विधिवाचक वाक्य कहेंगे। आइए आपको उदाहरण से समझाते हैं, आप जल्दी समझ जाओगे। जैसे बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि शोरगुल मचा रहे हैं, कौन मचा रहे हैं, बच्चे मचा रहे हैं। क्या हो रहा है, स्वीकारात्मकता का बोध हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, विधिवाचक कहेंगे। तो दूसरा उदाहरण लेते हैं, छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। देखो स्वीकारात्मकता का बोध हो रहा है ना कि छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं, जिस कथन में स्वीकारात्मकता का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा दूसरा है निषेधात्मक वाक्य। देखो शब्दों से आपको पता चल जाएगा कि क्या बोलना चाहता है शब्द, ठीक है। निषेधात्मक मतलब नकारात्मकता का बोध होता है, ठीक है। तो जहां किसी कथन में नकारात्मकता हो वहां निषेधात्मक वाक्य होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि धूम्रपान करना निषेध है, नकारात्मकता ना निषेध है। तो निषेध मतलब क्या होता है, नकारात्मकता का बोध हो, वहां क्या होता है, निषेधात्मक वाक्य होता है। जैसे आजकल कुछ छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं। नहीं क्या है, नकारात्मक है, ठीक है, नहीं कर रहे हैं नकारात्मक है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि आजकल कुछ छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है, नकारात्मकता का बोध हो रहा है। और वही हमने विधिवाचक में क्या बताया था, स्वीकारात्मकता का बोध होता है। जैसे बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, और
क्या कर रहे हैं कि छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसमें स्वीकारात्मकता का बोध है। और वही निषेधात्मकता में क्या है कि आजकल कुछ छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो जहाँ नेगेटिव, ठीक है, नकारात्मकता का क्या हो, बोध हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, निषेधात्मक वाक्य। तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। देखो शब्दों से क्लियर होते जा रहा है प्रश्नवाचक, कि जहां किसी कथन में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो अथवा प्रश्नवाचकता का भाव हो, वहां प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। आप क्या कर रहे हैं, देखो ना, प्रश्नवाचक प्रश्न पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, प्रश्न पूछा आप क्या कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, देखे हो, गए हो, सुने हो, ऐसे शब्द आते हैं प्रश्नवाचक पे, ठीक है, देखे हो, गए हो, सुने हो, कैसे हो, कहाँ हो, ये क्या करते हैं, प्रश्नवाचकता का क्या करा रहे हैं, बोध करा रहे हैं, उसे क्या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। नोट रखना एक फैक्टर, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो परंतु उसमें प्रश्नवाचकता का भाव न हो, क्या बोल रहा है, किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो लेकिन उसमें क्या प्रश्नवाचकता का बोध न हो, तो वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है कि वह वाक्य क्या नहीं होगा, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। आइए उदाहरण से समझते हैं, जैसे यदि आप लोग मेरी बात मानोगे तो न जाने क्या बन जाओगे, ठीक है, यदि आप लोग रेगुलर पढ़ाई करोगे तो न जाने क्या बन जाओगे, ठीक है, वही बोल रहा है कि यदि आप लोग मेरी बात मानोगे तो न जाने क्या बन जाओगे। तो क्या देखो अब नोट पे आ जाओ, ठीक है, यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, प्रश्नवाचक शब्द तो दिया है लेकिन क्या हो रहा है, प्रश्नवाचकता का भाव न हो, भाव क्या है, उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्या नहीं होगा, प्रश्नवाचक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक, ठीक है, जैसे हाय, अरे, आहा, क्या हो रहा है, आश्चर्य, विस्मय हो रहा है ना, कि वह मर गया, राधा भाग गई, सच में राधा भाग गई, मजा आ गया, ठीक है, राधा भाग गई तो मजा आ गया, ऐसा नहीं है कोई डंडे मारेगा मजा नहीं आएगा, ठीक है, राधा भाग गई तो क्या होगा, शोक का माहौल होगा, ठीक है, भागी है तो आइए बात कर लेते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य के बारे में। जहां किसी कथन में विस्मयादि बोधक शब्द दिया हो अथवा विस्मयादि बोधक का भाव हो, वहां विस्मयादि बोधक वाक्य हुआ। बताया मैंने, जैसे उदाहरण से आप समझ आओगे, हाय, देखो एक डंडी, इसके नीचे एक बिंदी, जिसे क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक। हाय, रुकना है, हाय, वह मर गया, आश्चर्य हो रहा है ना, विस्मय हो रहा है ना, अरे राधा भाग गई, आहा, मजा आ गया, ठीक है। तो जहां विस्मयादि बोधक क्या हुआ, जहां आश्चर्य या विस्मय का बोध हो, उसे वहां क्या वाक्य होगा, विस्मयादि बोधक होगा। चिन्ह याद रखे, हाय, वह मर गया, अरे राधा भाग गई, आहा, मजा आ गया, तो ये विस्मयादि बोधक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। देखो शब्द ही क्या कर रहे हैं, आपके क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। आज्ञा सूचक वाक्य, जहां किसी कथन में आदेशात्मकता हो वहां आज्ञा सूचक वाक्य होगा, ठीक है। सुनो, इधर आओ, भाग जाओ, फूल मत तोड़ो, क्या दे रहा है कि आदेश दे रहा है, ठीक है, आदेशात्मक। सुनो, इधर आओ, भाग जाओ, फूल मत तोड़ो, अरे जरा इधर आके देखना, तो क्या हो रहा है, आदेशात्मकता का बोध हो रहा है, तो क्या, आज्ञा सूचक वाक्य। बहुत ही इजी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इच्छा सूचक वाक्य। देखो जहां किसी कथन में अपनी इच्छा बताई जाए वहां इच्छावाचक वाक्य होगा, जहां अपनी इच्छा व्यक्त की जाए, ठीक है। बोलते हैं क्या, मनुष्य की इच्छाएं क्या है, असीमित हैं, ठीक है, साधन क्या है, सीमित हैं, ये इकोनॉमिक्स की भाषा है, ठीक है, कि मनुष्य की क्या है, आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन सीमित हैं, तो इच्छा वही है, ठीक है, इच्छाएं बहुत हैं मनुष्य की, तो ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जहां किसी कथन में अपनी इच्छा बताई जाए वहां इच्छावाचक वाक्य होगा। जैसे उदाहरण से समझो और अच्छी तरह से समझो कि भगवान करे आप सब दरोगा बन जाओ, ठीक है, इच्छा प्रकट हो रही है, भगवान करे आप सब क्या कर हो जाओ, दरोगा बन जाए, ठीक है, भगवान करे आप इस बार सब पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो जाए, क्या हो रही है, इच्छा प्रकट हो रही है, ठीक है। आज मेरा मन मिठाई खाने का कर रहा है, इच्छा प्रकट हो रही है, ठीक है, मिठाई खाने का मन कर रहा है क्या आपका, तो ये इच्छावाचक हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संज्ञेयवाची वाक्य, ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जहां किसी कथन में किसी कार्य के होने की संभावना हो, क्या बोल रहा है, किसी कथन में होने, कार्य का होना, संभाव्यवाच्य, ठीक है, क्या बोल रहा है, संभाव्यवाच्य मतलब जहां किसी वाक्य या कथन में क्या हो, संभावना हो, वहां
संभाव्यवाची क्या होता है, वाक्य हुआ। जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं, वह अपने गांव चला गया होगा। क्या हो रहा है, क्या हो, संभावना हो रही है ना कि वह अपने गांव चला हो गया होगा। कंफर्म नहीं है कि वह अपना गांव गया, तो वह अपने गांव चला गया होगा। क्या हो रही है, संभाव्यवाची वाक्य हुआ। ठीक है, राधा बगीचे में आई होगी। क्या होगी, होगी बोल रहा है, न तो न तो राधा बगीचे में आई थी नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है, राधा बगीचे में आई होगी, तो संभाव्यवाची वाक्य होगा, जहां पे क्या, किसी कथन में कार्य के होने की क्या हो, संभावना व्यक्त की जाए। ठीक है, नेक्स्ट है संकेतवाची वाक्य। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में, जहां एक कथन पर दूसरे कथन निर्भर हो वहां संकेतवाची वाक्य हो। क्या बोल रहा है, एक कथन पे दूसरा कथन क्या हो, निर्भर हो, तो वहां क्या, संकेतवाची वाक्य होगा। उदाहरण से समझ लेते हैं। ठीक है, यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता। क्या बोल रहा है कि यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता। दूसरा उदाहरण और भी सरल है, आप आसानी से समझोगे कि पिताजी के घर पहुंचते ही मैं खेलने जाऊंगा। क्या बोल रहा है कि एक कथन पर दूसरा कथन निर्भर है ना, जब पिताजी घर आएंगे तो तभी तो ये खेलने जाएगा। ठीक है, तभी कौन खेलने जाएगा, मैं खेलने जाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, पिताजी का इंतजार कर रहा हूँ। किस पे निर्भर हूँ, पिताजी पे निर्भर हूँ। ठीक है, जब पिताजी घर आएंगे तब मैं खेलने जाऊंगा। तो ये संकेतवाची, जहां क्या, एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर हो वह संकेतवाची वाक्य है। उदाहरण दूसरा देख लो, बहुत ही अच्छा है कि पिताजी के घर पहुंचते ही मैं खेलने जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है, संकेतवाची। तो वाक्य का दूसरा रूप पढ़ते हैं, रचना के अनुसार वाक्य। ठीक है, भेद कितने होते हैं इसके, 3 होते हैं रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य। ठीक है, यहीं से प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, सरल वाक्य हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया। ठीक है, तो आइए सरल वाक्य के बारे में जान लेते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय अथवा एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय है वहां सरल वाक्य होता है। क्या बोल रहा है, जिस वाक्य में एक तो उद्देश्य हो, ठीक है, एक विधेय हो, ठीक है, और एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय होता है वहां सरल वाक्य होता है। उदाहरण से समझ लेते हैं। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा था। ठीक है, मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था। ठीक है, तो इन जो उदाहरण है इनका स्पष्टीकरण से आप समझ जाओगे। ठीक है, स्पष्टीकरण करते हैं। ठीक है, पहले उदाहरण में मैं शब्द उद्देश्य है। ठीक है, पहले उदाहरण में क्या है, मैं शब्द क्या है, उद्देश्य है। मैं स्कूल जा रहा था, मैं क्या है, उद्देश्य है। और क्या बोल रहा है कि स्कूल जा रहा था, ये वाक्यांश विधेय है। स्कूल जा रहा था विधेय है। कथन में एक उद्देश्य एवं एक विधेय है। उद्देश्य क्या है, मैं है, विधेय क्या है, स्कूल है। तो ठीक है, जहां एक उद्देश्य एक विधेय हो। और दूसरा उदाहरण लेते हैं, मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था। देखो, जबकि दूसरे उदाहरण में अपने मित्रों, 2 शब्द उद्देश्य है, एक तो मैं उद्देश्य है और एक क्या है, मित्र उद्देश्य है। ठीक है, एक मैं उद्देश्य है दूसरे उदाहरण में, एक मित्र उद्देश्य है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि 2 शब्द उद्देश्य हैं तथा स्कूल जा रहा वाक्यांश विधेय है। स्कूल जा रहा वाक्यांश विधेय है। दूसरे उदाहरण में मैं और मित्र उद्देश्य हो गया, और पहले उदाहरण में मैं क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और स्कूल विधेय हो गया। ठीक है, और दूसरे वाक्यांश में मैं मित्र उद्देश्य, स्कूल विधेय। तो ठीक है, वही बोल रहा है, जिस वाक्य में एक से अधिक एक से क्या, एक उद्देश्य एक विधेय अथवा एक से, देखो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय हो, उदाहरण पहला, एक उद्देश्य है मैं, एक विधेय है स्कूल। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि फिर दूसरा बोल रहा है कि अथवा एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय हो। एक से अधिक उद्देश्य, उद्देश्य 2 हो गए ना, एक मैं हो गया उद्देश्य, एक मित्रों हो गया, 2 उद्देश्य हो गए और विधेय 1 है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, सरल वाक्य। ठीक है, ये समझा दिया। अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य के बारे में। ठीक है, क्या है संयुक्त वाक्य, जिस कथन में एक से अधिक उद्देश्य तथा एक अधिक विधेय हो वहां संयुक्त वाक्य होगा। क्या बोल रहा है, जिस कथन में एक से अधिक उद्देश्य तथा एक अधिक विधेय हो वहां संयुक्त वाक्य होगा। आइए उदाहरण से समझते हैं, आप ज्यादा समझोगे। ठीक है, संयुक्त वाक्य पहचानने का ट्रिक है, वहां संयुक्त वाक्य में क्या प्रयोग होता है, किंतु, लेकिन, परंतु, फिर भी, इसलिए, ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं। ठीक है, जैसे आइए पढ़ लेते हैं। मैं स्कूल जा रहा था और मेरा छोटा भाई खेल रहा था। उसके पिता ने उसे बहुत रोका किंतु वह राधा से मिलने चला ही गया। ऐसा है क्या, देखो क्या बोल रहा है कि किंतु, लेकिन, परंतु, फिर भी, इसलिए संयोजक शब्दों से जुड़ा होता है संयुक्त वाक्य। ठीक है,
संयुक्त वाक्य जहाँ किंतु परंतु आपको दिखे लगा दो आप आंख बूझ के संयुक्त वाक्य, ठीक है। जहाँ आपको क्या परंतु फिर भी दिखे आंख बूझ के लगा दो संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो जिस कथन में एक से अधिक उद्देश्य तथा एक अधिक विधेय हो वहाँ संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य प्रायतः किंतु, लेकिन, परंतु, फिर भी, इसलिए आदि संयोजक शब्दों से जुड़ा है। आइए उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण, ठीक है, कि मैं स्कूल जा रहा था, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा था और मेरा छोटा भाई खेल रहा था। मैं तो स्कूल जा रहा था और मेरा छोटा भाई क्या कर रहा था, खेल रहा था। उसके पिता ने उसे बहुत रोका था। किसे रोका था, मेरे छोटे भाई को बहुत रोका था, किंतु वह किससे, राधा से मिलने चला गया, ठीक है। कैसे चला गया, चुपके चुपके चोरी चोरी। फिल्म देखी है, बस वही, ठीक है। छोटा भाई किससे मिलने चले गया, राधा से मिलने चले गया। कैसे चले गया, चुपके चुपके चोरी चोरी, ठीक है। संयुक्त वाक्य में किंतु परंतु लेकिन हो गया, फिर भी, इसलिए, ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य। परीक्षाओं में प्रश्न संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य से ही बनते हैं, ठीक है। मिश्रित वाक्य जान लेते हैं। जहां कथन में एक उद्देश्य और उससे संबंधित कभी कई विधेय हो। क्या बोल रहा है, एक उद्देश्य हो और एक उद्देश्य से संबंधित कई विधेय हो, वहां मिश्रित वाक्य होता है। जैसे कि बरसात हुई, मेढक बोलने लगे। क्या बोले, जैसे ही बरसात हुई, ठीक है, मेढक बोलने लगे, ठीक है। एक तो उद्देश्य है, जैसे ही बरसात क्या है, उद्देश्य है, और मेढक बोलने लगी, एक से अधिक क्या है, विधेय है, मेढक बोलने लगी, ठीक है। यह है मिश्रित वाक्य। तीसरा पढ़ लेते हैं प्रयोग के अनुसार वाक्य, ठीक है। इसके भी तीन भेद होते हैं प्रयोग के अनुसार भी, ठीक है। क्या क्या होते हैं जान लेते हैं, यहीं से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। कृतवाच्य, ठीक है, जहां कथन में कर्ता प्रधान हो। क्या बोल रहा है, कथन में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है और कथन का भार कर्ता पर पड़ता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है। छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। कर्ता कौन है, अध्यापक है, ठीक है। तो प्रधान होता है, जहां कथन में कर्ता प्रधान होता है, प्रधान कौन है, अध्यापक है। पढ़ा क्या रहा है, हिंदी पढ़ा रहे, भार किस पे पढ़ रहा है, हिंदी पे पढ़ रहा है, ठीक है। तो जहां कथन में कर्ता प्रधान है वहां कथन का भार कर्ता पर पड़ता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, छात्र हिंदी पढ़ रहे, तो कृतवाच्य, ठीक है। आसानी समझ जाओ। तो दूसरा है हमारा कर्मवाच्य। तो ठीक है, जहां कथन का भार कर्म पर पड़ता है और कर्म ही कथन में मुख्य भूमिका निभाता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्या बोल रहा है, जहां कथन का भार किस में पड़ता है, कर्म मतलब कार्य के होने पे। कर्म मतलब कर्म करो फल की चिंता मत करो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ठीक है। तो जहां कथन का भार कर्म पर पड़ता है और क्या बोल रहा है, कर्म ही कथन में उसका मुख्य भूमिका निभाता है, कर्म ही कथन में उसका मुख्य भूमिका निभाता है, उसे क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे आइए समझ लेते हैं, कर्मवाच्य में प्रायतः प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से के द्वारा शब्दों का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या होता है, शब्दों का प्रयोग होता है। अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। किसके द्वारा पढ़ाई जा रही है, हिंदी, अध्यापक द्वारा पढ़ाई जा रही है। छात्र द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है, ठीक है। अब देखो कर्मवाच्य के अर्थ पे आओ। जहां कथन का भार कर्म पर पड़ता है, किस पे पड़ रहा है, कर्म क्या है, हिंदी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। हिंदी पढ़ाई जा रही है, कार्य का होने का बोध हो रहा है ना। तो अध्यापक द्वारा क्या पढ़ाई जा रही है, हिंदी पढ़ाई जा रही है। मुख्य क्या है, हिंदी पढ़ाई जाना, किसके द्वारा, अध्यापक द्वारा, ठीक है। छात्र द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है, ठीक है। पढ़ी जा रही है किसके द्वारा, छात्र के द्वारा। तो कर्म होने का बोध हो रहा है ना, कार्य का होने का, पढ़ाई जा रही है, तो ठीक है। और क्या होता है, कथन का मुख्य भूमिका निभाता है, यही कर्म कथन में मुख्य भूमिका निभाता है, इसे ही कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। उदाहरण से आप समझ गए होंगे। और तीसरा है हमारा भाववाचक, ठीक है। जहां कथन का भार क्रिया पर पड़े, उसे क्रिया ही कथन में मुख्य भूमिका निभाई, वहां भाववाच्य होता है। क्या बोल रहा है कि जहां कथन का भार क्रिया पर पड़े, कथन का भार किस पे पड़े, क्रिया पर पड़े, ठीक है। और क्रिया ही कथन में मुख्य भूमिका निभाए, और क्या बोल रहा है कि क्रिया ही कथन में मुख्य भूमिका निभाए, वहां भाववाच्य होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। कि भाववाच्य तो प्रायतः क्या नकारात्मक होता है और अकर्मक क्रिया से युक्त होता है। जो भाववाचक होता है, देखो ट्रिक यही है कि भाववाचक क्या होती है, इसमें नकारात्मकता होती है और अकर्मक क्रिया युक्त होती है, ठीक है। मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जाता, नहीं मतलब क्या, जहां नहीं आ गया नकारात्मकता, अकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक कार्य का न होना, ठीक है। मेरे पिताजी द्वारा नहीं दौड़ा जाता, माताजी नहीं देखा जाता, ठीक है। माताजी से नहीं देखा जाता, ठीक है।
मेरी माताजी से खाना नहीं बनाया जाता। तो नहीं क्या हो गया, नकारात्मकता का बोध हो रहा है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, बाद में मैं आपको बताता हूँ कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया ट्रिकी वे में बताऊंगा। ठीक है, तो भाववाचक अभी मैं क्या बता रहा हूँ, वाक्य। तो भाववाचक में क्या बोल रहा है, नकारात्मकता होती है। ठीक है, याद रखना नकारात्मकता होती है। ठीक है, अकर्मक क्रिया से युक्त होता है, नहीं दौड़ा जाता, किसके द्वारा, मेरे पिताजी द्वारा। माताजी से नहीं देखा जा सकता है, और क्या, मेरे माताजी द्वारा खाना नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये क्या है, नकारात्मकता का बोध हो रहा है। तो ठीक है, ये हमारा वाक्य रचना क्या हो गया, पूरा हो गया। इसमें क्या क्या पढ़े हमने, 3 आधारों पे वाक्य रचना पढ़े। ठीक है, अर्थ के आधार पर पढ़ा, प्रयोग के आधार पर पढ़ा, और तीसरा हमने पढ़ा किसके आधार पर, अर्थ हो गया, प्रयोग हो गया, और किसके आधार पर बताएगा मुझे कोई, किसके आधार पर, अभी मैंने आपको बताया, इतनी जल्दी आप भूल गए। ठीक है, मैंने बताया कि अर्थ के अनुसार वाक्य, रचना के अनुसार वाक्य, और प्रयोग के अनुसार वाक्य। ठीक है, 3 आधारों पे मैंने आपको वाक्य बताया। अब नेक्स्ट है इसी का भाग 4, विराम चिन्ह। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है विराम चिन्ह, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, परीक्षाओं में कभी कभी प्रश्न बन गई जब, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके हिंदी के शुद्धोच्चारण के लिए, आपके जो लेखन है उसके शुद्धोच्चारण के लिए क्या है, विराम चिन्हों की क्या है, अति महत्वपूर्ण भूमिका है। तो पहले विराम का अर्थ जान लेते हैं। ठीक है, विराम, ठीक है, आइए विश्राम कर लेते हैं। तो वही विश्राम मतलब ठहराव या रुकना। ठीक है, आप थक जाते हो तो आप क्या करते हो, विश्राम करते हो। ठीक है, शब्दों में हिंदी में भी क्या होता है, जैसे कई वाक्य खत्म होता है, कहीं पे थोड़ी रुकना होता है, तो वही क्या, विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विराम चिन्ह मतलब ठहराव व रुकना। तो आइए बात करते हैं कि अर्थ क्या बोल रहा है, ठहराव व रुकना बोल रहा है। ठीक है, जैसे ये रुक गया इधर पे। ठीक है, ये कॉमा मार दिया, तो ठहराव या रुकना। ठीक है, जिस प्रकार हम कार्य करते हैं वह समय समय पर रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार हम कार्य करते हैं और समय समय पर रुकते हैं, विश्राम करते हैं, उसी प्रकार हिंदी लेखन में भी क्या होती है, विराम की आवश्यकता होती है। अथवा पाठक ने मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विराम चिन्हों का उपयोग किया है। जो पढ़ने के लिए पाठक होता है ना, पाठक ने मनोविज्ञान, ठीक है, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को के ध्यान में रखते हुए क्या किया, भाषा के विराम चिन्हों में उपयोग को आवश्यकता माना है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ठीक है, किसके द्वारा लिया गया है जानते हैं। ठीक है, श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया है। किसने लिया है, विराम चिन्ह किसके द्वारा लिए गए हैं, हमारी कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा। ठीक है, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ से लिया है, अंग्रेजी से लिए हैं। ये पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विरामों को कहाँ से, अंग्रेजी से संबंध करते हैं। कितने हैं टोटल, 20 हैं, लेकिन इन्होंने क्या, पूर्ण विराम को छोड़ा, और 19 कहाँ से लिए हैं, इंग्लिश से लिए हैं कामता प्रसाद गुरुजी ने। ठीक है, किसने विराम चिन्ह लिए अंग्रेजी से, तो कामता प्रसाद गुरुजी ने। कभी परीक्षाओं में पूछ लिया दिया जाए कि विराम चिन्ह कहाँ से लिए गए हैं, तो वहाँ पे हिंदी संस्कृत हो गया, ठीक है, अंग्रेजी एंड कोई पंजाबी दे दे तो आप हिंदी टिक कर दोगे वहाँ पे। ठीक है, आप बोलोगे हिंदी के चिन्ह है ये, तो अंग्रेजी कहाँ से आएगी, नहीं। लेकिन जो क्या है, पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम कहाँ से लिए गए हैं, अंग्रेजी से संबंधित करते हैं। कौन करते हैं, कामता प्रसाद गुरुजी। ठीक है, विराम चिन्ह। ठीक है, तो आइए, कौन सा चिन्ह किसका होता है, अल्प विराम। ठीक है, थोड़ी सी रुकना होता है, अल्प विराम लगाना होता है, ये है अल्प विराम। ठीक है, अर्ध विराम ये होता है एक बिंदी और नीचे से कॉमा, अर्ध विराम। पूर्ण विराम जहाँ पर सारा वाक्य पूरा हो जाए, सारा पैराग्राफ पूरा हो जाए, वहाँ पे पूर्ण विराम। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ पे अभी मैंने बताया आपको वाक्य में जहाँ प्रश्नवाचकता का बोध हो, वहाँ पे क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, आप कैसे हो, ठीक है, ये क्या है, कैसे हो, कहाँ हो, हैं, अरे, हैं, अरे नहीं, अरे तो ये विस्मयादिबोधक पे आया। ठीक है, अरे विस्मयादिबोधक में, तो कैसे हो, कहाँ हो, ठीक है, कब तक आओगे, ये क्या है, प्रश्नवाचकता का बोध कराते हैं, ये चिन्ह है इसका। ठीक है, आश्चर्य विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक को क्या बोलते हैं, आश्चर्य, जहाँ अरे राम मर गया, अरे राधा भाग गई, आहा मजा आ गया। विस्मय मतलब आश्चर्य होता है, जहाँ पे ये होता है चिन्ह। ठीक है, एक डंडा नीचे से बिंदी। ठीक है, कोष्टक 3 देखो, कोष्टक 3 कोष्टक प्रकार के कोष्टक बनाए। ठीक है, मझला कोष्टक हो गया, छोटा कोष्टक हो गया, बड़ा कोष्टक हो गया। ठीक है, हमें यहाँ हिंदी में कौन सा वाला ये यूज करना पड़ता है, छोटा कोष्टक। ठीक है, निर्देशक चिन्ह या संयोजक, निर्देशक या संयोजक जहाँ पे जुड़ना होता है। ठीक है, माता पिता भाई बहन। ठीक है, और क्या हो सकता है, और बताओ मुझे एक दो आप, माता पिता भाई बहन, धीरे धीरे हैं, तो ये क्या है, संयोजक या निर्देशक चिन्ह बोलते हैं इसे। ठीक है,
अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ये देखो किसी चीज को इंगित करने के लिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारा 9वां है उपविराम या अपूर्ण विराम, ये दो बिंदु उपविराम या अपूर्ण विराम। ठीक है, विवरण चिन्ह, आपको किसी चीज के बारे में विवरण देना है, जैसे ठीक है आपसे पूछ लिया जाए कि पर्यावरण पर निबंध लिखिए। ठीक है, पर्यावरण पर निबंध हेडिंग डालोगे, उसके बाद विवरण ये वाला चिन्ह, विवरण उसके बारे में विवरण दोगे तो ये चिन्ह लगाओगे। ठीक है, ये है विवरण चिन्ह। ठीक है, पुनरावृत्ति सूचक ये है पुनरावृत्ति सूचक, ये देखो। और लाघव चिन्ह ये होता है जीरो टाइप का। ठीक है, जीरो के आकार का लाघव चिन्ह। ठीक है, लोप चिन्ह ये होता है। ठीक है, देखो 1 2 3 बिंदी ऐसे प्लस प्लस होता है, इसे लोप चिन्ह कहते हैं। 5 चिन्ह, ठीक है 5 चिन्ह डैश जैसा होता है। ठीक है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह ओ, दीर्घ उच्चारण चिन्ह ये होता है। ठीक है, पाद बिंदु ये होता है, देखो एक डंडी एक जैसे भागा होता है ना, ये भागा वाला जो चिन्ह होता है वही है, देखो 5 चिन्ह। हंस पद या त्रुटि विराम, जहाँ पे कहीं पे आपसे जैसे ना ये दीर्घ उच्चारण लिखना था, दीर्घ चिन्ह हो गया, सीधे दीर्घ की चिन्ह हो गया, तो हम उधर पे क्या लगाएंगे, ये चिन्ह को लगाएंगे, ऐसे उच्चारण ऊपर से लिख देंगे। ठीक है, इसे त्रुटि विराम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हंस पद को त्रुटि विराम का। चिन्ह कैसा है, ऐसा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका काम आएगा, आपका बहुत ही ज़्यादा उपयोग आएगा ये। ठीक है, लिखते समय लेखन कार्य में आप काटेंगे नहीं, उस वहाँ पे आप त्रुटि विराम या हंस पद को लगा देंगे। ठीक है, 18वां है टीका सूचक, ऐसा होता है टीका सूचक। ठीक है, तुल्यता चिन्ह, दो बराबर डैश होती है। ठीक है, और समाप्ति, अगर कहीं पे लेसन समाप्त हो गया ना तो देखो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 0 फिर डैश 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 ऐसे होता है। तो पाठ के समाप्त होने पे क्या होता है, ये जैसे पाठ समाप्त हो गया ना तो एक अंडा इधर एक अंडा इधर डैश 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 डैश, तो इसे क्या बोलते हैं, समाप्ति सूचक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो ये चिन्ह थे, कहाँ से लिए गए हैं, अंग्रेजी से लिए गए हैं। ठीक है, पूर्ण विराम को छोड़कर शेष चिन्ह कहाँ से लिए हैं, अंग्रेजी से लिए गए हैं। ठीक है, संख्या कितनी है, 20 है, किसके द्वारा लिए गए हैं, कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा लिए गए हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, आज शब्द रचना, हमारा वाक्य रचना का भाग क्या हो गया, पूर्ण हो गया है। इससे पहले हमारा शब्द का भी पूर्ण हो गया, हिंदी के क्या 5 भाग कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब हमारा भाग 6 आएगा, जो क्या होगा, हिंदी से भाषा से ही होगा, आपको संपूर्ण व्याख्यात्मक चर्चा के रूप में एक ट्रिकी माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल उपकार पे आके क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक ग्रुप पे उपकार हिंदी पे सर्च मार के आप वहाँ जुड़ सकते हो, आपको वहाँ पे सभी हैंड राइटिंग नोट्स अवेलेबल होंगी।